कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपने फर्मियन आईसी को ऑफ कैंपस क्रैक किया, उसके बाद भी आपने दो और हम्म, कंपनीज को भी ऑफ कैंपस ही क्रैक किया। तो ये सारी हम्म। अपॉर्चुनिटी मिलने के पीछे क्या सोर्सेज थे? मेरे को लक क्या लगता है ना, लक इज द टाइम विद राइट अपॉर्चुनिटी विद राइट प्रिपरेशन, दिस इज द लक। आपका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी में अराउंड 2 आवर्स के आपका इंटरव्यू चल के बाद भी आप रिजेक्ट होते हैं, तो ये सारी कहानियां। नाम तो गया था पर मेरे को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हुआ है। सीजीपीए और प्रोजेक्ट मैटर करते हैं या फिर उतना नहीं मैटर करते? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी और एनालॉग सर्किट तीनों सेम इंपॉर्टेंस है। हाउ डू यू सी स्कोप इन वीएलएसआई इंडस्ट्री लाइक 2025 में वीएलएसआई जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना वर्थ इट है या फिर? प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज आएगा, जब आएगा तो उसको ग्रैब करने के लिए राइट स्किल्स होना चाहिए। इफ यू आर सर्चिंग दैट वन राइट पर्सन हु विल चेंज योर लाइफ, टेक अ लुक इन द मिरर, ओनली दैट पर्सन कैन चेंज योर लाइफ। If you are pursuing electronics engineering and you are from tier 2 tier 3 college where it's not easy to get a core job, so this video is for you. So hello everyone, myself Divyanand Tripathi, and in this video I have invited Subhajit Adhikari bhaiya. He has completed his BTech from IIEST Sipur in electronics and telecommunication engineering. He has cracked Fermion IC and two other companies off campus after getting rejected at Texas Instruments in an on campus opportunity. So let's have a look on his journey. आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में आपने अपना डिप्लोमा स्टार्ट किया, फिर आपने बीच में उसको ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद आप जेई मेन की प्रिपरेशन करते हैं, एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं, और आप उसके बाद आईआईएसटी शिवपुर में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होता है। फिर एक साल बाद आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जाते हैं। तो इसके पीछे की सारी कहानी हम जानना चाहेंगे। मैं बचपन से ही मतलब मेरा आई एम बैड इन स्टडीज, मतलब मैं 8 के बाद से मैं थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा ठीक हुआ, मेरे को इंटरेस्ट आया, पढ़ा। उसके बाद 12 में मेरा मतलब ब्लॉक में मेरा अच्छा खासा रैंक आया था। तो उसके बाद मतलब नेबर जो होते हैं तो वो लोग बहुत प्रेशराइज किया था कि जनरल अच्छे कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स मिल जाता तो ले लो। तो मेरा फर्स्ट चॉइस था कि एग्रीकल्चर, जो मेरे को मिला नहीं। 85% मतलब उस टाइम लगा था, मेरा था नहीं, 0.6% के लिए छूट गया। उसके सेकंड ऑप्शन था मेरा इंजीनियरिंग। तो उसके बाद मेरे को गवर्नमेंट में चांस नहीं मिल रहा था, और मेरे को ज्वाइन मतलब इंजीनियरिंग करना था तो गवर्नमेंट से ही करना था, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैं डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया, डिप्लोमा में अच्छे कॉलेज मिल गया था, और मेरे को ब्रांच भी मतलब मेरा मनपसंद मिल गया था मेरे को, तो मैं ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मेरे को मतलब एक सेमेस्टर दिया मैं, उसके बाद देखा मैं बिना पढ़े मैं कॉलेज का सेकंड टॉपर आ गया। तो मैं देखा कि कहीं ना कहीं कोई कुछ फॉल्ट हो रहा है। उसके बाद मैं जिंदगी में ना गोल्डन चांस कभी कभी आता है, और डिपेंड करता है तुम पे, तुम लोगे या छोड़ दोगे। तो उस टाइम कोविड आया था, और मैंने घर में ना बता के मैंने कॉलेज छोड़ दिया। अच्छा। ऑनलाइन हो रहा था पूरा, मैंने कॉलेज छोड़ दिया, जेई का प्रिपरेशन में लग गया। और एक चीज, जब तुम असली प्रिपरेशन में और असली दौर में उतरते हो, तब तुमको पता चलता है कितना पानी में हो तुम। प्रिपरेशन में मैं जब कर रहा था तब मेरे को पता चला कि बहुत कुछ मेरा मतलब छूटा हुआ है, बहुत कुछ मेरे को नहीं आता है। उस 8 महीने में मैं पूरा कवर किया जितना हो पाया मेरे से। उसके बाद मैं ज्वाइन दिया, उसके बाद मेरा रैंक आया था, उसके बाद सिविल मेरा आईएसटी मेरा काउंसलिंग के बाद मेरे को सिविल मिल गया था। तो पहली बात तो है कि घर में समझा पाना, क्योंकि मेरा ग्रैंडफादर टीचर थे। उसके बाद ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों एक्सपायर हो गए, छोटे मतलब जब पापा छोटे थे। तो पापा इलिटरेट रह गए, इलिटरेट इन द सेंस कि पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, बाकी समझ में आता है। तो उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उसको समझा पाना कि मैं ऐसे कॉलेज में मेरा एडमिशन होने जा रहा है, तो समझा पाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था। और मेरे को एनआईटी हमीरपुर मिला था, बट घर से नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि उसमें मेरे को आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं इलेक्ट्रिकल मिल रहा था, तो जाने नहीं दिया। तो आईआईटी शिवपुर में मेरे को सिविल मिल गया, तो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मेरा मतलब पहले से ही था इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि सब अभी उस टाइम 2020 के टाइम में ना पीक लेवल पे चल रहा था कोडिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी। बट मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इसीलिए चूज किया क्योंकि मेरे को एक्चुअल में फील आता था, जो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी पढ़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होल्स मेनली डिवाइस पे जाएगा, मतलब सर्किट से डिवाइस आता है, तो डिवाइस में वही सब रहता है। मेरे को बहुत ही मतलब इंटरेस्ट आता था पढ़ने में, उसको एक्चुअल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में। तो ब्रांच मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, और एक प्रॉब्लम था, जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पूरा इंग्लिश में था, और मेरा जो अप टू हायर सेकेंडरी था वो बंगाली मीडियम था। तो एक शार्ट ट्रांजिशन था 12 से मेरा कॉलेज। तो मैं उस टाइम बहुत प्रॉब्लम फेस किया। उसके बाद भी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर 9.5 सीजीपीए आया, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर आई थिंक 9.6। उसके बाद ब्रांच चेंज का टाइम भी मेरे पास ऑप्शन था, मतलब मैं अगर चाहता तो मैं सीएसआईटी मिल रहा था मेरे को, बट मैं नहीं लिया, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया। उसके बाद मतलब उसके बाद मिल गया तो अच्छा लगा। इतना तक मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स पाने का मतलब थोड़ा जर्नी था, यहाँ स्ट्रगल था थोड़ा सा, क्योंकि एक था घर में बिना बता के छोड़ दिया था मेरे को, कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया था पूरा। अब अगर फेल होता था पूरा गिर जाता था, मतलब अगर फेल होता मैं तो बहुत बड़ा कांड कर देता मैं, अगर बाई चांस मतलब सब लोग बोलते हैं कि लक लक, मेरे को लक क्या लगता है ना, लक इज द टाइम विद राइट अपॉर्चुनिटी विद राइट प्रिपरेशन, दिस इज द लक।
मेरे हिसाब से। जहां तक मुझे पता है, आपका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी में अराउंड 2 आवर्स के हम्म, आपका इंटरव्यू चला, उसके हम्म। बाद भी आप रिजेक्ट होते हैं। तो ये सारी कहानी है। क्या हुआ ना कि 3 पैनल था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के, जो 3 पैनल हुआ था, 2 एनालॉग एक डिजिटल। हम्म। मेरा एनालॉग डिजिटल दोनों में हुआ था। अब मेरा डिजिटल में मार्क्स कम था विथ रिस्पेक्ट टू एनालॉग। तो मेरे को क्या किया, एनालॉग में दिया ओनली, क्योंकि वैकेंसी कम था। तो डिजिटल से एलिमिनेट करके मेरे को ओनली एनालॉग में दिया पैनल में। अब पैनल 2 में मेरा थर्ड थर्ड इंटरव्यू था मेरा। अब पैनल 1 में जो सेकंड गाय था वो जाके 1 घंटा 30 मिनट इंटरव्यू दे के आया था। तो मेरे दिमाग में चल रहा था क्या कि उससे तो ज्यादा खींचना है। अब मैं गया, फर्स्ट इंटरव्यू था। उसके पहले मेरा ये हुआ था कि मैंने इंटर्न के लिए अच्छा खासा प्रिपरेशन किया था। इंटर्न में क्या हुआ था, मेरा पावर कट हुआ था। मैं जिस रूम पे दे रहा था, मैं उस रूम का पावर कट हुआ था। एग्जाम तो सबमिट हुआ, बट उन लोगों का सर्वर में सबमिट नहीं हुआ था। तो हम लोग फर्स्ट राउंड में बाहर। तो उधर थोड़ा सा सेटबैक था मेरा। तो जब प्लेसमेंट का टाइम आया, जब सिलेक्ट हुआ, मैं इंटरव्यू का टाइम गया, तो मेरे को था कि 1 घंटा 30 मिनट जो पैनल 1 में एक बंदा खींच के आया था, तो मैं उससे ज्यादा तो मैं लेके जाऊंगा अपना इंटरव्यू। हम्म। तो मैं जस्ट नॉर्मली क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो बेसिक ही मतलब ऑन कैंपस जो भी कंपनी आएगा वो बेसिक ही पूछेगा स्टार्टिंग में। बेसिक ही पूछ रहा था। और मैं क्या कर रहा था ना, मैं उन लोगों का पॉइंट देख रहा था। कुछ भी पूछ रहे हैं, मान ले कि सर्किट, मतलब मान लो सर्किट पूछ रहा है, तो उसमें डिवाइस आता है, तो हम्म। जानबूझ कर डिवाइस का कुछ पार्ट्स को मैं नॉक कर रहा था बार बार, ताकि पूछे डिवाइस हम्म। लेवल भी, ताकि उन लोग जान पाए कि मेरे को मतलब डिवाइस भी आता है। सेम कंट्रोल सिस्टम का कुछ पार्ट्स आ रहा था, सिग्नल का आ रहा था, तो मैं बार बार नॉक करके उन लोगों को मतलब बोलना चाह रहा था कि मेरे को ये सब्जेक्ट्स भी आता है। क्योंकि सर्किट इंजीनियर ओनली एनालॉग, मतलब एनालॉग सर्किट इंजीनियर ओनली एनालॉग से नहीं बनते हैं, उस कंट्रोल भी लगता है, सिग्नल सिस्टम भी लगता है, और बाकी थोड़ा बहुत भी लगता है, डिवाइस तो लगता ही है। तो एक बीच में उन लोगों का लंच ब्रेक था, तो कोऑर्डिनेटर आए तो बोला सर लंच, तो स्किप कर दिए। तब 1 घंटा 20 मिनट ही हुआ था, स्किप कर दिए। बोला कि बाद में करते हैं, इससे थोड़ा और क्वेश्चन पूछना है। तो क्वेश्चन पूछे, उसके बाद 1 घंटा 50 मिनट के लगभग मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था। अब इंटरव्यू के लास्ट में मैं फीडबैक, मतलब मेरा एक आदत था कि फीडबैक पूछना। फर्स्ट इंटरव्यू था, बट मेरे को पता था कि फीडबैक पूछना चाहिए, क्योंकि तब पता चलेगा कि कैसा, कितना प्रिपरेशन है तुम्हारा, कितना कैसा गया। तो फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दिया। उसके बाद मैं 30-40 मिनट बाद मेरा एचआर कॉल आया। मेरा फोन स्विच ऑफ था, तो मेरे को दिखा नहीं, मेरे को पता नहीं भी नहीं चला। कोऑर्डिनेटर आई, मेरे को बोला तुम्हारा एचआर इंटरव्यू है, 10 मिनट बाद रेडी हो जाओ। अब मैं तो मतलब जस्ट मतलब बहुत एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि एचआर कॉल किसी का नहीं आया, हम्म। ऑलमोस्ट 2-3 छोड़ के सबका इंटरव्यू हो गया था। तो मेरा एचआर कॉल आया, तो मेरे को लग रहा था कि एचआर राउंड हो जाएगा तो हो जाएगा सिलेक्शन। तब एचआर राउंड में गया था। एचआर राउंड में एचआर थी और एचआर मैनेजर थे। तो एचआर राउंड में पहले तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा एचआर टाइप। उसके बाद क्या हुआ कि मैनेजर एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए। तो टेक्निकल क्वेश्चन में क्या हुआ था, थोड़ा सा मतलब हमेशा ऐसा ही होता है, जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसको आंसर करने में बहुत टाइम लगता है या डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन सिंपल था, बट मैं कैसे आंसर करूं वो समझ में नहीं आ रहा था। प्लस मैं जैसे भी आंसर कर रहा हूँ, जिस भी मैं साइड से उसको अटैक कर रहा था क्वेश्चन को, वो बोल रहा था ये टाइप नहीं होगा, मतलब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं कर सकते हो तुम। 3 तरीके डायरेक्शन से किया मैं अटैक उसको, क्वेश्चन को, हम्म। बोला नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ ना कि 3-4 मिनट बाद मैनेजर ने मेरे को एक हिंट दिया, और मेरे को समझ आ गया था क्या कैसे होगा। डायरेक्शन पता चल गया था, मैं अटैक किया। और एक चीज, जब भी इंटरव्यू कोई देगा तो उसको मतलब इंटरव्यूअर का फेस पे थोड़ा सा हमेशा ध्यान दिया करो, तो समझ में आता है कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा इंडिकेशन देता है। तो मैं अभी देखा कि हाँ सही डायरेक्शन था। हिंट जब दिया, उसके बाद मैं जो जिस डायरेक्शन से अटैक किया था उसको मतलब प्रोग्रेस जा रहा था मेरा, लगा कि सही है। उसके बाद फीडबैक मांगा तो बोला कि सही है, इंटरव्यू सही है। तो मैं तो सोच लिया कि एचआर इंटरव्यू अकेला का हुआ है तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो मैं क्या किया, मैं दोस्तों के पीछे 2,000 खर्चा कर दिया, क्योंकि अकेला का एचआर इंटरव्यू हुआ। तो मैं, और टीआई में ऐसे ही होता है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में हम्म। एचआर हो गया तो मतलब सिलेक्शन हो गया था। अब उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद 8 बजे का 8 PM के करीब पैनल आता है, एक को सिलेक्ट करता है। मेरे को पता था कि कम वैकेंसी है, कम को लेकर जाएगा, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एचआर राउंड के बाद भी मेरे को नहीं लेगा। अब हुआ क्या, बाद में पता चला, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यूअर था मेरा ही डिस्ट्रिक्ट का था, जादवपुर से पास आउट। हम्म। मैं उनको पूछा, तो बोला कि नाम तो गया था पैनल 1 से, वो जिसका सिलेक्शन हुआ उसका गया था, पैनल 2 से मेरा नाम गया था। अब उसके बाद पैनल 3 से किसी का नाम नहीं गया, जो कि डिजिटल का पैनल था उसमें किसी का नाम नहीं गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं एचआर को भी पूछा था, कुछ रिप्लाई नहीं आया, बट मेरे को समझ में आ गया था, क्योंकि मेरा भैया भी टीआई में है, कि तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हुआ है, क्योंकि
रैंडमली सिलेक्ट किया पहली बात तो। अब रैंडमनेस के भी पीछे कुछ है तो मेरे को नहीं पता, बट कुछ तो है। अब हो गया ठीक है। डिस्पाइट द रिजेक्शन, उस 2 घंटे के इंटरव्यू से आपने क्या सीखा, मतलब क्या चीजें आपको सीखने को मिले वहां से? एक तो पहला इंटरव्यू था, तो पहला तो मैं बोला कि मैं बंगाली मीडियम से हूँ, तब इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना खुद को, मतलब पूरा थॉट्स को, अपने थॉट्स को, जो भी टेक्निकल तुम्हारे एक पर्टिकुलर है वो तुमको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना, पहले पहली तो वो सीखा मैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड चीज सीखा मैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग और कैसे आंसर करना होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन का गलत डायरेक्शन भी होता है, जिससे तुम उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाओगे तो गलत होगा आंसर। राइट डायरेक्शन भी होता है। अब मैं उस टाइम इंटरव्यू में सीखा कि ये एकदम आंसर नहीं करना है, धीरे धीरे आंसर, मतलब स्टेप स्टेप वाइज करो तो सही रहेगा। क्योंकि इंटरव्यूअर का जो फेस पे एक इंडिकेशन हमेशा देगा कि हाँ ठीक जा रहे हो, थोड़ा सा हिंट भी देता है कभी कभी, हर इंटरव्यू में थोड़ा बहुत देता है। तो वो मैं सीखा कि हाँ ठीक चल रहा है। उसके बाद मैं सीखा कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारा आंसर, कोई क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू मान लो तो तुम आंसर किए, तुम्हारा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का जनरेशन है। आंसर भी ऐसे दो कि उसमें जो बोलो तुम, जैसे फ्रेम करो अपने आंसर को, उसमें ऐसा कुछ ना बोल दो जो तुमको नहीं आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि यार तुम कुछ बोल रहे हो, उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक और टर्म तुमको नहीं आता है तो मत बोलो उस टर्म को, नहीं तो तुम फंस जाओगे, इंटरव्यू खराब जाएगा। तो ये मैं बहुत, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू में सीख गया था, क्योंकि मेरा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में मेरा ऐसा हुआ था, तो मैं जैसे तैसे उसको मतलब आंसर दिया। उसके बाद मेरे को मतलब समझ में आ गया था कि यार ऐसे कुछ टर्म यूज करूंगा जो मेरे को नहीं आता है तो फंस जाऊंगा। तो ये तो मैं बहुत मतलब सीखा कि हाँ कैसे इंटरव्यू को हैंडल करना है। फर्स्ट इंटरव्यू ऐसा ही था मेरा, सीखने को बहुत मिला। मतलब वही होता है ना हर चीज, मतलब फेलियर हो तो मैं तो फेलियर नहीं मानता हूँ, एक्सपीरियंस मानता हूँ। कुछ लोग बैड एक्सपीरियंस मानते हैं फेलियर, मतलब फेलियर को मैं मानता हूँ एक्सपीरियंस है। एट द एंड खुद का लेवल जो होता है ना, थ्रेशोल्ड जो होता है ना, वो इम्प्रूव होता है। मे बी फेलियर हो, मे बी सक्सेस हो। कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपने फर्मियन आईसी को ऑफ कैंपस क्रैक किया, उसके बाद भी आपने 2 और हम्म, कंपनीज को भी ऑफ कैंपस ही क्रैक किया, तो ये सारी हम्म। अपॉर्चुनिटीज मिलने के पीछे मतलब क्या सोर्सेज थे, अगर आप बता पाए? देखो अब कॉलेज में क्या हुआ था, टीआई के बाद मेरे को, जैसे मेरे को एकदम फिक्स था मेरे को वीएलएसआई में ही जाना है, तो कॉलेज के बाद टीआई के बाद कोई भी कंपनी नहीं आया, ऐसे कंसल्टेंसी में आया, कोडिंग में आया। और मेरा जो दोस्त लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे थे टू गेट अ चांस इन वीएलएसआई डोमेन, वो लोग कोशिश तो कर रहे थे कि मिल जाए, बट आ नहीं रहा था। कोई कहीं भी घुस गया, कोई सी भी कंपनी आया, बैठ गया, कंप्लीट हो गया, तो वो लोग स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया। मेरा ऐसा क्या था, मेरे को छोटा भी मिलेगा तो मेरे को घुसना तो वीएलएसआई डोमेन में ही है। मैं पूरा किसी में नहीं बैठा, ना कंसल्टेंसी में ना कोडिंग में। मैं लास्ट में डीएक्स कोड आया, डीएक्स कोड में बैठा मैं, मेरे को पता था वीएलएसआई होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसके बाद तो निकाल ही लूंगा कोई ना कोई कंपनी। अब डीएक्स कोड आया, मैं तो ऐसे मोमेंट पे था कि डीएक्स कोड छोड़ने वाला था, इंटरव्यू छोड़ने वाला था, बट घर में बोला कि दे दे, एक हाथ में रख, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अगर लास्ट में कोई कंपनी नहीं आया तो वीएलएसआई में, तो मैं दिया उसको, मेरे को ऑफर मिला। उसके बाद कोई कंपनी नहीं आया, लकीली मैं उस टाइम फिर से लक, राइट प्रिपरेशन विद राइट अपॉर्चुनिटी, मैं लकीली लिया, ठीक है। उसके बाद मेरा और एक लक जो मैं मानता हूँ, वो मेरे को मेरे हिसाब से कोलकाता मिलना चाहिए था मेरे को, जॉब लोकेशन डीएक्स कोड में, बट मेरे को बेंगलोर मिला। अब बेंगलोर में आके मेरे को, मतलब बेंगलोर मेरे को बहुत कुछ सिखाया कि बेंगलोर में रहोगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ढूंढना पड़ेगा आई नो, बट तुमको अपॉर्चुनिटीज चल के आएगा, स्किल्स होगा तो तुम निकाल लोगे। तो बेंगलोर में था, बेंगलोर में ज्वाइन किया मैं। अब उसके बाद लकीली, अभी भी लकीली कि इधर भी लक काम किया, अभी तक लक काम नहीं कर रहा था। टीआई का इंटरव्यू मान लो, उसके बाद हमारा जस्ट पहले ईयर का, मतलब 2023 पास आउट का 17 to 18 लाख एवरेज था, और मोस्टली सभी वीएलएसआई डोमेन में थे। इतना कंपनी आया, हमारे टाइम नहीं आया। तो अभी जब मैं डीएक्सओ ज्वाइन किया, मैं सोचा था मेरे को डिजिटल ही मिलेगा, क्योंकि वीएलएसआई डीएक्सओ का काम होता है मेमोरी डिजाइन, मोस्टली इन डिजिटल डोमेन। तो मैं सोचा कि उधर ही मिलेगा तो कर लेंगे, एनालॉग की जगह डिजिटल, क्या ही फर्क पड़ता है। लकीली मेरे को एनालॉग डोमेन मिला। हर कंपनी, कोई भी कंपनी हो, मे भी डिजिटल हो मे भी एनालॉग, अगर एनालॉग होगा तो छोटा सा टीम रहेगा डिजिटल के लिए, बट डिजिटल होगा तो एनालॉग का टीम रहेगा छोटा सा। सेम इधर भी था, एनालॉग मिला तो मेरे को उधर लक, इधर भी लक काम किया, स्टिल मेरे को एनालॉग मिला। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों का 5 लोगों का टीम था, 3 न्यू ज्वाइनिंग और 2 मेंटर, मतलब एक 2 इयर्स एक्सपीरियंस, एक 4 इयर्स। अब क्या हुआ, जो 2 ईयर एक्सपीरियंस था वो हमारा मेंटर था। अब वो छोड़ दिया, टीआई ज्वाइन कर लिया। हम लोगों को सिखाने वाला कोई नहीं था। 4 इयर्स का जो एक्सपीरियंस का जो मेंटर था, वो मोस्टली प्रोजेक्ट में बिजी थे, तो प्रोजेक्ट में बिजी थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे, कुछ हम लोगों का लर्निंग, कुछ एनवायरनमेंट ही नहीं था। अब हम लोग, मैं और मेरा फ्रेंड था एक और एक, तो दोनों मतलब ढूंढना स्टार्ट किया। मैं जैसे थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, वो तो इंट्रोवर्ट है, तो मैं पहले बहुत ढूंढा ढूंढा। पहला कंपनी जो मैं क्रैक किया वो सैस्कैन सिलिकॉन, तो उसमें मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू पहले हुए था, हुए क्लियर हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ।
और जो मैं सैस्कन को ढूंढा पूरा लिंक्डइन। अगर कोई लिंक्डइन का सही से यूज कर रहा है ना, हाँ मैं मान रहा हूँ लिंक्डइन में बहुत स्कैम है, अपना रीच बढ़ाने के लिए बहुत फेक ओपनिंग्स है, आई नो, बट तुमको फिर ट्राई करना चाहिए, लिंक्डइन के ढूंढना चाहिए, क्या पता 100 में एक मतलब एक रियल पोस्ट हो और उसमें तुमको मिल जाए। जैसे सैस्कन के अलावा भी मैं हजारों के ऊपर अप्लाई कर चुका था थ्रू लिंक्डइन। सैस्कन रियल था, मेरे को वो का कॉल आया, मैं सिलेक्ट हुआ। पहले स्क्रीनिंग होता है, पहले रेज्यूमे स्क्रीनिंग, उसके बाद वो क्लियर है, उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, एक जगह फंसा दिया था, मैं बचा लिया था। मतलब इंटरव्यू होता ही ऐसे, तुमको ट्रैप करने का कोशिश करता है, बचाना आना चाहिए। अब उसके बाद सेस्कन सिलिकॉन में मेरा जो खराब चीज था, मेरे को स्विच तो करना था, कोई मेंटर नहीं था डीएक्स कोर में, स्विच तो करना था मेरे को, बट मेरे को 3 बॉन्ड पसंद नहीं है। सेस्कन सिलिकॉन में 3 इयर्स का बॉन्ड था जो मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं ज्वाइन नहीं किया। उसका ऑफर स्टिल पड़ा था, मेरे को टाइम दिया था कि तुम कितना टाइम के बाद बोल सकते हो ज्वाइन करोगे नहीं, तो मैं नवंबर मान लिया था, बोल दिया था कि नवंबर के बाद मैं बोल दूंगा, या नवंबर स्टार्टिंग में बोल दूंगा। अब उसके बाद आता है एंतरिक। एंतरिक भी लिंक्डइन के थ्रू ओपनिंग्स आया था, पोस्ट किया था, मैं डायरेक्ट जो को फाउंडर है लिंक्डइन में इनबॉक्स में मैसेज किया, देन आई गॉट टू नो सम ओपनिंग्स आर देयर, तो मैं अप्लाई किया। उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में आता है जो एंतरिक है ना, वो एक्चुअली प्रोफेसर मतलब आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईसी बेंगलोर, मतलब कॉलेजेस का प्रोफेसर है को फाउंडर। तो अब तुमको पता ही है एकेडमिकल जो प्रोफेसर होता है बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, तो मेरे हिसाब से अपना लाइफ में सबसे टफ इंटरव्यू था एंतरिक का, बहुत टफ था, क्योंकि बहुत फंसा रहा था, बहुत ट्रैप दे रहा था। मेरा इंटरव्यू जो लिया था आईआईटी केजीपी का प्रोफेसर लिया था, तो 1 घंटा का इंटरव्यू था, बट उसमें जो मेरे को फंसाया, ट्रैप जो दिया, बहुत टफ था मेरे। उसका भी ठीक था, उसका भी ऑफर मिल गया था मेरे को, 7.5 लाख का पैकेज था, कोलकाता ज्वाइनिंग था। तो वो ज्वाइनिंग था मेरा 4 नवंबर। वो मैं ऐसा था कि मैं ज्वाइन करने वाला था। उसके बाद मेरा फर्मियोन आईसी में मेरे को चांस मिला, वो मेरे को मिला था एक भैया थे, अपना ही एलम है, तो भैया ने बोला कि कुछ ओपनिंग्स है, तो इफ यू वांट टू स्विच यू कैन जस्ट मैसेज वन ऑफ द सीटीओ और सीईओ। तो मैं ऐसे ही को फाउंडर को मैसेज किया, उसके बाद पता चला कि इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। अब इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद मैं इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू, हाँ जो टफ मेरे लाइफ में टफ इंटरव्यू जो था वो एंतरिक का था, और लेंदी इंटरव्यू फर्मियोन आईसी का था। 9 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, प्रसूंदा लिया, 1.5 घंटा चला। उस इंटरव्यू में मैं बहुत मतलब ट्रैप तो देता ही, हर कंपनी तुमको थोड़ा बहुत ट्रैप देगा, मतलब देखना बजाएगा ना, कोई इतना पैकेज देगा तो बजाएगा, तो ट्रैप उधर भी था। उसके बाद मैं बोला कि मेरा आई हैव ऑफर एट एंतरिक, सो मतलब मेरे को ज्वाइन करना है 4 नवंबर से, क्योंकि मेरा मैं एकदम सच बोला कि मेरे डीएक्स कोर में कोई भी लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो मेरा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो हैम्पर हो रहा है, दैट्स व्हाई आई वांट टू स्विच। तो उसके बाद उसी दिन मेरे को 11 बजे कॉल आया, और एक जो सीईओ था, प्रशांत एक्चुअली सीटीओ है, तो सीईओ का कॉल आया, तो बोला कि नेक्स्ट राउंड अभी कर सकते हैं, क्योंकि फेरमियन में क्या होता है, 3 इंटरव्यू मिनिमम 3 इंटरव्यू होता ही है। अब 12:30 से मेरे को सीईओ का जो इंटरव्यू था शेड्यूल्ड हुआ था, वो मेरे को अटेंड करना था। तो मैं अटेंड किया, उसमें भी मेरे को पूरा अच्छा गया। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था जो मैं थोड़ा सा लास्ट में अटक गया था, तो मेरे को बोले वो कि तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो मेरे को, और लास्ट ईयर हम लोग जब कॉलेज ऑन कैंपस में गए थे, उसका जो वे का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके दो। और जो टाइम था इंटरव्यू खत्म हुआ जो 2 PM को खत्म हुआ, और मेरे को बोला अगर तुम 3:30 तक दे पाओगे तभी थर्ड राउंड होगा, नहीं तो खत्म, स्टॉप, ब्रेक पूरा। अब इंटरव्यू जो ओए का क्वेश्चन था, नॉर्मल क्या होता है टीआई का मान लो या बाकी कोई भी कंपनी हो, वो एमसीक्यू टाइप रहता है, मल्टीपल चॉइस, बट फर्मियोन आईसी का डिस्क्रिप्टिव था पूरा। प्रॉब्लम यही था। अब मेरा टाइम था 2 PM से 3:30, दैट मीन्स 1.5 आवर। तो उधर क्या हुआ, मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को खाना भी था, मेरे को सोचना भी था, पूरा डिस्क्रिप्टिव था तो टाइम लगता है, मेरे को किसी को भी लगेगा डिस्क्रिप्टिव होगा तो मैं कुछ भी खा लिया उस टाइम जो था। उसके बाद मैं पूरा वे का क्वेश्चन में सॉल्व किया, पूरा सभी सॉल्व हो गया था, और सॉल्व होके मैं 3:33 में और 3:45 में दिया था, ऐसा कुछ। ओके, उसके बाद थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में नॉर्मल था, क्योंकि मेरा थर्ड राउंड में जाते जाते मेरा एनर्जी एकदम जीरो हो गया था, जीरो नहीं 10% था, ऐसा कुछ। तो थर्ड राउंड जब हुआ, थर्ड राउंड में नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्शन, नॉर्मल बेसिक बेसिक। उसके बाद रेज्यूमे से क्वेश्चन आया, प्रोजेक्ट में, हाँ प्रोजेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, तो प्रोजेक्ट में डाल के 2 प्रोजेक्ट था मेरा, तो प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आया थोड़ा बहुत। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन किया, उसके बाद बोला ठीक है। तो वो लास्ट इंटरव्यू इज ऑल अबाउट 30 to 45 मिनट। फर्स्ट इंटरव्यू था 1.5 घंटे, एंड सेकंड इंटरव्यू आई थिंक 1.5 आवर।
और मोर देन 1.5 आवर। तो ऐसा था। अब से मैं बोला था कि मेरे को अगर थोड़ा सा अर्ली मिल जाए, मेरे को कि मेरे को ऑफर मिल रहा है कि नहीं, ये मैं अर्ली जान पाऊँ तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे 4 नवंबर मेरा ज्वाइनिंग है। तो 2 दिन बाद मेरे को आया कि तुमको अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस को खोज रहे हैं, अगर मिल जाए तो उनको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा लगा सेटबैक हुआ मेरा फिर से, बट ठीक है। अब मेरे को था कि हाँ 4 नवंबर ज्वाइन करना है, तो मैं पूजा दुर्गा पूजा में घर गया, आधा सामान रख के आया। उसके बाद मैं जब वापस आया, मेरा जब ज्वाइनिंग था 4 नवंबर, मेरे को 26 अक्टूबर को मेरा का सीटीओ का कॉल आता है फार्मियन आईसी का कि क्या प्लान है। मैं बोला नॉर्मली, बोला कि 2 नवंबर का मेरा ट्रेन है, 4 नवंबर ज्वाइनिंग है, सब कुछ सॉर्ट है। तब मेरे को बोलता है अगर तुमको ऑफर अभी दिया मैं दूं, क्या तुम ज्वाइन करोगे? तो मेरा ऐसा था क्योंकि फार्मियन आईसी में मेरा जान पहचान का बहुत लोग है, एंथरिक में कोई नहीं है। ऊपर से पैकेज तो मैटर करता ही है, ऊपर से लोकेज, और एक फार्मियन आईसी का अच्छा है कि वर्क फ्रॉम होम देता है, तो वो अच्छा है, कभी भी मैं मांगू तो मिल जाता है। जैसे मैं पूरा दिसंबर वर्क फ्रॉम होम करके आया हूँ, अभी अभी बेंगलुरु आया हूँ, तो इसीलिए मैं फार्मियन आईसी ज्वाइन कर लिया। तो बहुत सडन हुआ। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि फार्मियन आईसी, क्योंकि मैं मोर देन 1,000 अप्लाई कर चुका था, मतलब थ्रू लिंक्डइन, थ्रू अदर सोर्सेज, मान लो कि कोई कनेक्शन के थ्रू व्हाट्सएप में बात करके थोड़ा एकदम डायरेक्ट एचआर को रिज्यूमे भेजना है, सब 1,000 से ज्यादा मैं कर चुका था। अब उसके बाद मेरे को एक आया था टीआई का, उसके बाद और सिनोप्सिस का आया था। सिनोप्सिस का डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल था, और टीआई का वो था, उसके बाद इंटरव्यू को था। अब मैं जो बोला था ना, मेरा और एक दोस्त था जो मैं डीएक्सप्लोर में ज्वाइन किया। अब वो तो इंट्रोवर्ट था, वो फंस गया था पूरा। वो पहले तो इंट्रोवर्ट था, कनेक्शन तो था नहीं। सेकंड उसके उतना, मतलब पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, मतलब टेक्निकली इज वेरी स्ट्रांग, बट वो इंट्रोवर्ट था, बोल नहीं पाता था, मतलब बोल नहीं पाता था, मतलब जैसे मैं क्वेश्चन को अटैक करता था उसका थोड़ा डिफरेंट है। वो स्लो अटैक करता था और कभी कभी गलत डायरेक्शन में अटैक करता था। तो वो मेहनत किया, अभी उसका टीआई में लगा है। जो मेरा कॉल आया था वो का, उसका भी आया था। मैंने स्किप इसीलिए किया क्योंकि टीआई में एक खराब चीज है कि तुम, मेरा जो मेंटर था, मैं बोल रहा था टीआई ज्वाइन किया, उसको 2 साल एक्सपीरियंस के बाद भी उसको एज अ टेस्ट इंजीनियर काम करवा रहा है, जो मेरे को खराब लगता है। एज अ एनालॉग सर्किट डिजाइन ज्वाइन करके टेस्ट इंजीनियर थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वही नहीं लिया, मेरा दोस्त दिया, क्योंकि हाँ उसको जरूरत था। डीएक्स में कोई सिखाने वाला नहीं था, तो उसका टीआई हो गया। आई थिंक 4th और 5th जन को उसका ज्वाइनिंग था। सिनॉप्सिस का भी इंटरव्यू कॉल डायरेक्ट आया था मेरे को, बट मैं नहीं लिया, क्योंकि सिनॉप्सिस में भी बड़ा कंपनी में एक प्रॉब्लम है कि यार तुमको स्टार्टिंग में बहुत छोटा काम करवाएगा, 1-2 साल में उतना मतलब एक्सपीरियंस गेन नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैं बोलूंगा बड़ा, मतलब अगर रियली तुमको पैसा मैटर करता है तो चले जाओ, क्योंकि टीआई का 36 लाख का पैकेज है यार, सिनॉप्सिस का 23। अगर तुमको सीखना, मतलब रियली सर्किट डिजाइनर में इंटरेस्टेड हो, तो मैं बोलूंगा यार स्टार्टअप या छोटा कंपनी। उसमें क्या होता है ना कि मतलब सीखने को बहुत, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत रहते हैं, और पूरा लोड रहता है, प्रोजेक्ट में देता है, तो मतलब एक्सप्लोजर बहुत होता है छोटा कंपनी में। आपको ऐसा टेक्सास रहता है। इंस्ट्रूमेंट के इंटरव्यू में और फर्मियन आईसी के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस हुई? जैसे कोई भी ऑन कैंपस इंटरव्यू होगा तो उसमें क्वेश्चन का लेवल हमेशा थोड़ा सा मॉडरेट, मतलब लो टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है, हाई जाता ही नहीं है। बट ऑफ कैंपस जैसे फार्मियन आईसी का जो इंटरव्यू था ऑफ कैंपस था, तो उसमें हाई रहेगा ही, क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा ही। तो पहला तो क्वेश्चन का लेवल हाई था, और टीआई का मैं मान रहा हूँ कि लगातार मेरा 1 घंटा 50 मिनट और 2 घंटा हुआ इंटरव्यू, तो मेरे को लग सकता था कि हेक्टिक है थोड़ा सा संभालना। बट इधर क्या था, इधर ब्रेक करके था, बट पूरा दिन था मेरे, 9 बजे से स्टार्ट किया मैं, खत्म हुआ मेरा 5 बजे। तो ये थोड़ा सा टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है, और पूरा झेलना, लाइक 3 इंटरव्यू था, उसको सही से, मतलब सही से देना, हर क्वेश्चन का सही से आंसर करना, और उसके बाद ओए जो कि डिस्क्रिप्टिव है। तो इसमें सीखने को बहुत मिला, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो था बहुत ही, मतलब बेसिक से स्टार्ट करके तुमको एडवांस तक लेके जा रहा था। कोई भी क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ तो मेरे को बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाना पड़ रहा था, तो पूरा रिवीजन हो रहा था मेरा कॉन्सेप्ट का। तो मेरे को अच्छा लगा। टीआई का क्या था, पहला इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग, तो मेरे को भी सीखने को बहुत कुछ मिला है। ओके। किसी भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? लाइक सीजीपीए और प्रोजेक्ट मैटर करते हैं या फिर उतना नहीं मैटर करता? सीजीपीए मैटर करता है, उतना मैटर नहीं करता है जितना लोग सोचते हैं, जितना एक स्टूडेंट सोचता है कि हाँ बहुत अच्छा सीजीपीए, क्योंकि इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए उतना सीजीपीए नहीं चाहता है, स्किल्स बहुत मैटर करता है। सीजीपीए डिसेंट रखो, मैं तो बोलूंगा 8 सीजीपीए रहेगा तो अच्छा है, बट किसी किसी का 7 भी रहेगा तो प्रॉब्लम उतना नहीं होता है, बट 8 देखने में थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। तो मैं बोलूंगा, मैं सजेस्ट करता हूँ कि 8 सीजीपीए मिनिमम मेंटेन करे। और बाकी रहे प्रोजेक्ट्स का, प्रोजेक्ट्स मैं पहले सोचता था कि डिजिटल में मैं, मेरे को पता था कि प्रोजेक्ट होता है, किया जा सकता है, तो मैं किया। अपना जो इंटर्न होता है 3rd ईयर के बाद, तो मेरा मेनली डिजिटल के ऊपर ही था इंटर्न
जो प्रोजेक्ट था, बट मेरे को लगता था कि एनालॉग में प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं जब फर्मियोन आईसी में ज्वाइन किया, जब मेरे को काम मिल रहा है एक्चुअल, तब मेरे को लग रहा है कि हाँ स्टिल मतलब बीटेक में भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं एनालॉग में। पहले क्या होता था ना, एनालॉग ब्लॉक का बहुत मतलब कॉस्टली होते थे, इसलिए मैं सोचा कि नहीं हो सकता है। अब डिजिटल में क्या है, डिजिटल में तुमको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, तो सॉफ्टवेयर यूज करके कुछ ना कुछ बना सकते हो। और तो इसीलिए मेरे को लगता है कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैटर करता है, और उतना नहीं मैटर करता है अगर स्किल्स होगा, क्योंकि बीटेक से तुम अगर किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हो तो एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना तो मैटर नहीं करेगा। बट हाँ, करोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ कैंपस ऑन कैंपस तुम एक कॉम्पिटिशन में हो, राइट। अब तुमसे अच्छा कोई किसी का रिज्यूमे है तो पहला स्टेज है स्क्रीनिंग, उसमें ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा उतना सीजीपीए नहीं है, उतना अच्छा अच्छा नहीं है, डिसेंट भी प्रोजेक्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है सीजीपीए एंड प्रोजेक्ट। एक स्टूडेंट को एनालॉग डोमेन के लिए कौन कौन सब्जेक्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, डिजिटल डोमेन के लिए कौन कौन सब्जेक्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, और एम्बेडेड डोमेन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करनी चाहिए? पहले तो मेरा एक हमेशा नियम है कि मैं जिसमें मेरा एक मतलब कुछ नॉलेज ही नहीं है, मैं उसमें बोलता नहीं हूँ। जैसे डिजिटल एनालॉग में पूरा है, डिजिटल में भी है, और एम्बेडेड में मेरा उतना नहीं है, तो मैं बोलूंगा नहीं। डिजिटल में क्यों है, क्योंकि मेरे को बहुत जूनियर, मेरा जो कॉलेज जूनियर है, बहुत पूछे हैं कि डिजिटल में क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो मैं अपना कॉलीग जो है उसको मैं पूछा, मैं एक ओवरव्यू रेडी किया, तो मैं इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं बोल सकता हूँ। बट एम्बेडेड में उतना नहीं है, और ऊपर से कोई जूनियर पूछा भी नहीं है, कोई जूनियर या कोई भी पूछा नहीं है, तो मैं ओके। उतना रिसर्च नहीं किया हूँ एम्बेडेड में, तो मैं उसमें नहीं बोलूंगा। एनालॉग के लिए मेनली तो नेटवर्क थ्योरी, जैसे बेसिक, कोई भी कुछ भी करने जाओ, बेसिक क्लियर नहीं होगा, कोई भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, बिग क्वेश्चन आएगा, तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि फर्स्ट लर्न बेसिक्स, क्लियर योर बेसिक्स, देन गो टू एडवांस। तो नेटवर्क थ्योरी जो होता है सर्किट का बेसिक्स होता है, तो बेसिक कवर करो पहले, उसके बाद तुम एनालॉग सर्किट में जाओ। अब दोनों सर्किट, नेटवर्क थ्योरी टू एनालॉग सर्किट कंप्लीट है, बट एनालॉग सर्किट में जो डिवाइस यूज कर रहे हो तुम, मे बी मॉसफेट, मे बी बीजेटी, अब उस बीजेटी का प्रॉपर्टीज नहीं पता है, ऑपरेशन नहीं पता है तुमको, तो तुम उस सर्किट को उतना अच्छे से समझ नहीं सकते हो मेरे हिसाब से। इसीलिए डिवाइस भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी और एनालॉग सर्किट, तीनों सेम इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस का लेवल सेम है। उसके बाद आता है कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल सिस्टम। किसी किसी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से को पूछा है क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका मैं आंसर करता हूँ, क्योंकि एनालॉग जो भी डिजाइन बना होगा सर्किट, उसका इनपुट में हमेशा सिग्नल जाएगा, आउटपुट भी सिग्नल आएगा, तो उस सिग्नल को देने, कौन से सिग्नल दे रहे हो और सिस्टम कैसा है तुम्हारा, इसके लिए तुमको सिग्नल सिस्टम जरूरी है। तो इसीलिए सिग्नल सिस्टम जरूरी है, उतना जरूरी नहीं है, तुम अगर बेसिक बेसिक भी पढ़ लोगे, थोड़ा सा थोड़ा बहुत फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, सिग्नल का नॉलेज, ऑल सिग्नल का, सिस्टम का थोड़ा लिनियर, मेनली एलटीआई लगता है, तो इसका थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तो अच्छा होगा, मतलब जरूरी है मेरे हिसाब से। और कंट्रोल सिस्टम हमेशा जरूरी है, उसमें फीडबैक वगैरह पूरा इंपॉर्टेंट है, तो फीडबैक, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ये सब पूरा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से कंट्रोल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। और फॉर डिजिटल, डिजिटल में पहला तो डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर सेम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डिजिटल सर्किट के बाद जो तुम बिग ब्लॉक यूज करोगे उसके अंदर डिजिटल सर्किट रहता है, बट ब्लॉक तो ऐसा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर में उसमें पार्ट वाइज दिखाएगा ना, तो मेरे हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर सेम इंपॉर्टेंस है। अब डिजिटल में जैसे एनालॉग में क्या होता है, तुम एज ए ब्लॉक में ही काम करते हो, तुम जो पढ़े हो मोस्टली उसका एडवांस वर्जन यूज करोगे, बट डिजिटल में पूरा का पूरा सर्किट जो रहता है, और तुमको मोस्टली वेरिलॉग कोड से करना पड़ता है, तो उसके लिए जो एचडीएल लैंग्वेज है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो कि लो लेवल है, वो तुम आइदर, कोई कोई लोग वीएचडीएल यूज करता है, बट अभी के लिए मोस्टली वेरिलॉग चल रहा है, तो वेरिलॉग से कर रहा है, तो इसीलिए तुमको वेरिलॉग सीखना पड़ेगा। वेरिलॉग सीखोगे ना, तुमको प्रोजेक्ट अपना आप मिल जाएगा, तो उसमें तुम इम्प्लीमेंटेशन करो, ऑप्टिमाइज करो, तुमको प्रोजेक्ट एनालॉग और डिजिटल मान लो कोई भी मिल जाएगा, बट मेन है तुम अपना दिमाग लगा दो, ऑप्टिमाइजेशन। तो डिजिटल का प्रोजेक्ट बहुत आसान है, क्योंकि वेरिलॉग यूज करके कुछ भी ब्लॉग बना सकते हो तुम, मेनली कोड है, जैसे सब लोग हाई हाई लेवल में करता है, ऐसे कर सकते हो सिंपल। डिजिटल में प्रोजेक्ट करना बहुत ईजी है। एनालॉग में क्या हो जाता है, एनालॉग में प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। अभी मेरे को एक मतलब डायरेक्शन मिला है कि इस डायरेक्शन हो सकता है, लाइक कोई भी एक ब्लॉग, एनालॉग ब्लॉग बनाए, उसको किसी का डिजाइन ही कॉपी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ पढ़ के कुछ नया बना दो, नया बनाना मतलब बहुत टफ है। मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन में ध्यान दो, क्योंकि एनालॉग, एज ए एनालॉग सर्किट डिजाइनर तुम ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ध्यान देते हो। तो एज ए बीटेक लेवल में कोई स्टूडेंट्स है, वो अगर कोई ब्लॉग को सेम बना के कोई भी रिसर्च पेपर उठा लो, एक डिजाइन बना लो, उसको ऑप्टिमाइजेशन में ध्यान दो। अगर ऑप्टिमाइजेशन कर लिए ना, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है। एनालॉग में एक प्रोजेक्ट हो सकता है जो मेरे को लग रहा है, अब कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मैं, मेरा सजेशन यही रहेगा
एनालॉग में प्रोजेक्ट करो, कोई भी रिसर्च पेपर उठाओ, ब्लॉग रेडी करो, उसको ऑप्टिमाइजेशन में ध्यान दो। जो तुम थ्योरी में पढ़े हो उसको एज ए यूज करके तुम उसको ऑप्टिमाइज करो। और एम्बेडेड में उतना उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ओके। सो इन सारी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनका उपयोग आपने भी किया होगा? मोस्ट मेनली यूट्यूब में देखो, मैं ज्वाइन भी प्रिपरेशन किया था यूट्यूब से, तो फ्री सोर्सेज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब फॉर प्रिपरेशन मतलब इंटरव्यू के लिए मैं तो बोलूंगा यूट्यूब में अवेलेबल है। नेटवर्क थ्योरी के लिए अंकित गोयल सर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और अभी तो ईडीसी के लिए कामेश सर का लेक्चर मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा किसी को लग सकता है थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है पूरा कामेश सर का ईडीसी, बट जितना है उतना काफी है। अभी तो पूरा बहुत सारा वीडियो को सर ने प्राइवेट कर दिया था, अभी उसको नॉर्मल कर दिया है, तो देख सकते हो। और बाकी रहा एनालॉग सर्किट का कामेश सर का वीडियो प्लस का वीडियो, अनअकैडमी प्लस का वीडियो तुमको टेलीग्राम में मिल जाएगा, कोई ग्रुप से मिल जाएगा, तो देख लो। और सिग्नल सिस्टम के लिए विशाल सोनी सर का लेक्चर्स है यूट्यूब में, वो देख लो। कंट्रोल का भी मिल जाएगा, डिजिटल का भी सेम मिल जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर विशाल सर का नहीं मिलता है तो अंकित गोयल सर का मिल जाएगा। तो अंकित गोयल सर भी अच्छा पढ़ा है, तो मेनली ओपन सोर्स से मैं फॉलो करता हूँ ज्यादा। तो और थोड़ा हाँ, एनालॉग सर्किट के लिए मैं और एक बुक रिकमेंडेशन करूंगा जो कि है रजाबी। अब रजाबी ऐसा बुक है, तुम पढ़ लोगे ना, बहुत डीप बुक है। तुम जब एक एक लाइन पढ़ोगे, रजाबी में मेन प्रॉब्लम है कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से बहुत कनेक्टेड है। तुम फर्स्ट लाइन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो सेकंड लाइन दिमाग के ऊपर से जाएगा। फर्स्ट लाइन तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन गो टू सेकंड लाइन, तभी तुमको क्लियरेंस आएगा कि हाँ इसमें क्या बोलना चाह रहा है। तो रजाबी पढ़ने का तरीका सब लोग नहीं सोच पाते हैं। सब लोग क्या करते हैं, एक ही सीटिंग में पढ़ते हैं। इवन रजाबी सर का बुक में लिखा है कि तुम एक सीटिंग में मत पढ़ो, लगातार सीटिंग में पढ़ो। सीटिंग मतलब बीच में ब्रेक करो, मतलब बीच में कुछ टाइम ब्रेक लो। और एक चीज होता है ब्रेन का डाइजेशन, जैसे पेट का डाइजेशन सिस्टम होता है, ब्रेन का भी होता है। जैसे कंप्यूटर बहुत देर तक चलता है तो स्टक हो जाता है, सेम एज आवर ब्रेन। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लो। पढ़ रहे हो, नहीं हो रहा है, दिमाग में प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना जो पढ़ रहे हो। मगअप करने से एनालॉग मतलब कोई भी इंजीनियर नहीं बनता है। मगअप तो मत करो, वो 12th तक ही रहने दो। अभी तुमको समझ के पढ़ना है। अगर कहीं पे स्टक हो रहा है तो बुक को बंद करो या तो लेक्चर को बंद करो, घूम के आओ, फिर से बैठो। ऐसा नहीं कि घूमने चले गए तो या 4 घंटे 5 घंटे, ऐसा नहीं, 10-20 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट 1 घंटे, उसके बाद फिर से सीटिंग लगाओ। तो रजाबी में ऐसे होता है कि हाँ तुमको एक लाइन पढ़ पूरा क्लियरेंस है। रजाबी पढ़ने के बाद सर्किट के बारे में, मतलब कोई भी सर्किट के बारे में अलग तुमको व्यू, अलग एक कॉन्सेप्ट दिखेगा तुमको, मतलब एक अलग डायरेक्शन से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, राजा भी बहुत अच्छा है। कोई कोई प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकता है। बहुत सारे बोलते हैं कि यार मैं प्लेलिस्ट फॉलो करता हूँ, मेरे को वो वीडियो अच्छा लगता है, बट मेरे को लगता है कि वीडियो, हाँ ऑब्वियसली राजा भी सैनी सर का ही वीडियो है, पर मैं बोलता हूँ बुक से पढ़ो, क्योंकि वीडियो में उतना कवरेज नहीं हो सकता है। बुक में पूरा कंसाइज रहता है, मतलब बहुत टाइम लेके बनाता है ना, तो कंसाइज रहता है, एक एक लाइन सेकंड लाइन से इतना कनेक्टेड रहता है, पूरा स्ट्रक्चर में देता है। तो मेरे को इसीलिए बुक थोड़ा अच्छा लगता है। और बाकी रहा सिग्नल का, तो उसमें मिल जाएगा। हाउ डू यू सी स्कोप इन VLSI इंडस्ट्री, लाइक 2025 में VLSI जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना वर्थ इट है या फिर नहीं? इसके लिए मैं छोटा सा एक कहानी बोलता हूँ, बहुत छोटा सा। लाइक अजय भैया को सब जानते हैं, अजय डी भैया। हम्म। 2020 आई थिंक भैया ने ईएससी में, इंजीनियरिंग सर्विस में 26 रैंक हासिल किए थे। हम्म। भैया इंजीनियरिंग सर्विस में थे। रिसेंटली 2021 और 2022 में गेट देके भैया ने आईआईटी रुड़की से VLSI करके गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी लेवल का जॉब छोड़ के भैया ने VLSI डोमेन में अभी क्वालकॉम में है। तो मेरा भी ऐसा टारगेट था ईएससी देना, इंजीनियरिंग सर्विस, बट भैया को फॉलो करता था। भाई भैया को देख के मैं चेंज किया, उतना चेंज नहीं किया था, 20-30% चेंज किया था। उसके बाद मेरे को काम पसंद आ गया। पहली बात तो पैसा है, सेकंड चीज है काम पसंद आ गया, तो दैट्स व्हाई मैं पूरा ऐसा किया कि मेरे को रहना है। तो मतलब मैं जिसको फॉलो करता हूँ वही छोड़ दिया। तो इसीलिए मेरे को एक ओवरव्यू मिला कि फ्यूचर में भी ना VLSI का मार्केट रहेगा, क्योंकि अब तुम बोलो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा इंडिया का, उतना फोन लैपटॉप ये सब बढ़ेगा, इसका मतलब चाहिदा बढ़ेगा, राइट। तो इसीलिए एक मार्केट बढ़ेगा। ऊपर से एक बात सोचो, अपना इंडियन गवर्नमेंट इधर फैब्रिकेशन फैब, इंडियन फैब तो रेडी हो रहा है, गुजरात में हो रहा है और कहीं पे हो रहा है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो अगर फैब आ रहा है इंडिया में तो ऑब्वियसली मार्केट बढ़ेगा, VLSI का फ्यूचर को बहुत बढ़ेगा। ओके, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहली बात तो देखो, मेरे टाइम में भी हुआ था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद मेरे को लगा कि कंपनी नहीं आएगा। जब 2023 का प्लेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, 2023 बैच का, मेरे को लगा था कि अब नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, फालतू पढ़ रहा हूँ। बट उस टाइम में एक चीज सोचा था, मैं स्टार्ट क्यों किया था। कोई भी स्टूडेंट के ये लगे ना कि भाई नहीं हो रहा है मेरे से, मतलब इधर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो रहा है या तो कंपनी नहीं आ रहा है, एक बात सोचना स्टार्ट क्यों किया था। और फ्यूचर में बहुत स्कोप है VLSI में। और एक बात सोचना,
कि स्टार्ट क्यों किया था। स्टार्ट किए हो तो एक को फॉलो कर। मैं जैसे एक डोमेन में पर्टिकुलर था कि भाई इसी में जाना है, मैं हुआ तो सबका होगा। अगर मैं कर सकता हूँ, मेरा बोला ना कि मैं स्टार्टिंग में उतना पढ़ने में अच्छा नहीं था, मैं कर सकता हूँ भी कर सकता है। तो मैं बोलूंगा स्टार्ट क्यों किए थे, स्टार्ट उसको पकड़ के रखो, उस पेशेंस को रखना, बाकी हो जाएगा। और सेकंड, थोड़ा सा राइट गाइडेंस में अगर जाओगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा लिंक्डइन यूज करो इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया, थोड़ा लिंक्डइन में टाइम दो, लिंक्डइन को थोड़ा ग्रो करो, तब जाके तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, दिखेगा सामने। अगर तुम सोशल मीडिया में यूज कर रहे हो पूरा दिन और तुम सोच रहे हो तुमको जॉब मिल जाएगा, नहीं पढ़ रहे हो, मैं मान रहा हूँ तुम बहुत पढ़ रहे हो, मैं बार बार बोला हूँ व्हाट इज लक। तो स्टूडेंट थोड़ा डिप्रेस हो जाता है या डिमोटिवेटेड हो जाता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है, मे बी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस। बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा कनेक्शन पे ध्यान दो, थोड़ा सा लिंक्डइन में टाइम स्पेंड करो, मिलेगा। एक टाइम के बाद ही मिलेगा, बट मिलेगा। तुम अगर मेहनत करते रहोगे तो मिल जाएगा। और फर्स्ट थिंग की स्किल्स पे काम करो, क्योंकि ऑफ कैंपस जाओगे या ऑन कैंपस जाओगे, मोस्टली तो क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, मे बी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। तो मे बी स्टार्टिंग में कोई रिप्लाई नहीं देगा, मेरे को भी नहीं दिया था। मोर देन 1000 कॉन्टेक्ट बनाने के बाद भी मैं इनबॉक्स में हर किसी को इंडिविजुअल मैं मैसेज किया था, उसके बाद मेरे को लगभग 10 to 15 मेरे को रिप्लाई आता था। बट उतना पेशेंस बना के रखना है कि हाँ एक टाइम के बाद आएगा, तो इतना पेशेंस रखो। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि if you are searching that one right person who will change your life, take a look in the mirror. Only that person can change your life. तुम खुद ही चेंज कर सकते हो तुम्हारा लाइफ को, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कोई और चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और मेरे को ऐसा बहुत मैसेजेस आया है कि मतलब टेक्निकल तो रेडी कर लेगा, कनेक्शन तो बना लेगा, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं मिलता है, मैं मान रहा हूँ। बट तुमको उतना पेशेंस बना के रखो कि जब अपॉर्चुनिटीज मिले तुमको, तब तुम्हारा दैट इज योर लक, दैट इज योर लकी टाइम, गोल्डन चांस, गोल्डन चांस मिल गया बट यू आर नॉट रेडी एट दैट टाइम, देन दैट विल नॉट वर्क, राइट। तो मेरे हिसाब से उस हिसाब तुमको प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आएगा, जब आएगा तुमको उसका ग्रैब करने के लिए राइट स्किल्स होना चाहिए। और एक चीज मेरे को बहुत स्टूडेंट्स बोला है कि भैया मेरा इंग्लिश मतलब कम्युनिकेशन स्किल उतना नहीं कर पाता हूँ, अपना थॉट्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। पहली बात तो इंग्लिश को छोड़ दो, कम्युनिकेशन स्किल को छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद बंगाली मीडियम से हूँ, मेरे को पता है कि भाई बहुत प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में। मैं यही सोचता हूँ कि कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में कि डू यू नीड अ पर्सन who can speak good in English or do you need a good engineer who have a extraordinary technical skill। मैं बहुत सोचता था, पर मेरे को एक लेवल पे आके लगा कि हाँ कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, तो वो टाइम के साथ सीख जाओगे। पहले टेक्निकल स्किल पे काम करो, वो टाइम के साथ हो जाता है, थोड़ा बहुत करते रहो, हो जाता है। बट टेक्निकल स्किल नहीं रहेगा तो कोई एटलीस्ट VLSI में तो तुमको कोई स्कोप नहीं मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा अगर तुम्हारा टेक्निकल बहुत वीक, ठीक है। बाकी इंडस्ट्री में भी तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल, यू आर गुड एट इंग्लिश, तब मिल जाएगा। कंसल्टेंसी में मोस्टली यही होता है, VLSI में नहीं होगा। और ऐसा भी तुमको थोड़ा सा लिंक्डइन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव रहो, थोड़ा सा मतलब टाइम स्पेंड करो, डिमोटिवेट नहीं होना है। डिप्रेस हो गए तो टाइम ही वेस्टिंग ऑफ टाइम, राइट। दैट्स इट। Okay, so at last, I am so thankful to you that you have given us your precious time. So thank you so much for coming on the Technocrats. मोस्ट मोस्ट वेलकम।